प्रिय छात्र छात्राओं, आपका स्वागत है। आज हम भावात्मक निबंधों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से भेद हमने पीछे जान लिए थे, उनमें कुछ भेद जो मुख्य हैं उनका अध्ययन हम आज यहाँ इस व्याख्यानमाला में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम भावात्मक जो निबंध हैं, जो भेद एक हमने पीछे देखा है, उसमें से भावात्मक निबंध है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि उनकी कौन सी विशेषताएं होती है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वे भावात्मक निबंध होते हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम किस में देखेंगे, भावात्मक निबंधों में। देखिए आप, पहला जो बिंदु हम ले रहे हैं, मैं बिंदुवार यहाँ बता रहा हूँ, जबकि बिंदुवार आप न लिखना चाहें तो न लिखें। जब हम उत्तर लिखते हैं या अपनी बात को कहते हैं तो एक प्रवाह में हम कह जाते हैं, पदों के बीच में कह जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपने समझने के लिहाज से बिंदुवार भी आपको बताऊंगा। पहली चीज़ है कि भावनात्मक निबंध प्रेरित किससे होते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि किससे प्रेरित नहीं होते। तो इसमें एक पहलू जो है कि भावात्मक निबंध विचारों से प्रेरित नहीं होते हैं, ये सर्वप्रथम रखा जा रहा है यहाँ। और इसके साथ साथ उसकी प्रधानता क्या होती है ऐसे निबंध में, किसकी प्रधानता होती है, वो है ऐसे निबंधों में लेखक के अर्थात निबंधकार के व्यक्तिगत संस्पर्श कह सकते हैं उसको, और आम तत्व की प्रधानता के आधार पर लिखे जाते हैं। ऐसे निबंध जो हैं वो लेखक के वैयक्तिक संस्पर्श और आत्म तत्व की प्रधानता के आधार पर लिखे जाते हैं। आत्म तत्व अर्थात व्यक्ति जो खुद जैसा महसूस करता है वो। दूसरा जो है इसने कहा है वैयक्तिक संस्पर्श, वो भी उसी के आधार पर है। वैयक्तिक संस्पर्श होता है व्यक्ति किस माहौल में है, किस घटना के संपर्क में आया है, किस विचार के संपर्क में आया है, और फिर उसको वो अपने भीतर किस तरह से ले रहा है। इसके बाद इसमें हम ये जानते हैं कि तीसरी जो चीज़ इसमें विशेषता पाई जाएगी, इसमें ऐसा माना जाता है कि तर्क की गहनता कम होती है और हृदय का आवेग अधिक होता है। इसमें तार्किकता बहुत ज़्यादा नहीं होती और तार्किकता को महत्व भी नहीं दिया जाता, बल्कि इसमें तो जो हृदय के भाव हैं वो बहुत तेज आवेग के साथ आते हैं और उनको ही एक जगह रख करके लेखक निबंध के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। इसमें तर्क की गहनता कम और हृदय का आवेग अधिक होता है, ये हमने देख लिया। अगला बिंदु जो है उसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, लेखक के निविषय के प्रति रागात्मकता और लेखक व्यक्तित्व का, और फिर तीसरी जो चीज़ है उसका अंतर संयोजन। इसमें तीन तत्व है, रागात्मकता, व्यक्तिगत या व्यक्तित्व का संयोजन। दो तो हो गए बिंदु, रागात्मकता और व्यक्तित्व, और तीसरा हो गया अंतर संयोजन अर्थात उनका आपस में जुड़ाव। अगला जो हम बिंदु ले सकते हैं वो है लेखक का उद्देश्य भावुकता और रसोद्रेकता का पोषण करना होता है। इन निबंधों को लिखने का जो उद्देश्य लेखक का मूलतः होता है वो अपने जो भाव हैं उनके अनुकूल ही, और दूसरी जो चीज़ है जिससे कि रस की उत्पत्ति हो, रस बने। हम यहाँ उत्पत्ति शब्द का प्रयोग जिस पुस्तक से मैंने लिया है वहाँ किया गया, लेकिन रस की हम जानते हैं कि उत्पत्ति नहीं होती, रसोद्रेक, इसलिए रसोद्रेक शब्द का जो है उपयोग यहाँ किया गया है। तो रसोद्रेकता अर्थात रस जो है उद्रेक होता है, रस तेज़ी पकड़ता है, और भावानुकूलता होती है, जैसा कि निबंधकार वहाँ महसूस करता है। तो उनका पोषण करना इन निबंधों का एक प्रमुख उद्देश्य मान करके चला गया है। कई बार इससे क्या होता है कि भावावेग में विषयांतर भी हो जाता है।
जब निबंधकार निबंध की बात अपने किसी विषय वस्तु को लेकर के करता है, लेकिन भावा में बह जाता है, भावावेग में आ जाता है, तो क्या होता है, वो भावावेग में आकर के उस विषय से, उस बिंदु से थोड़ा सा हट भी जाता है। लेकिन इन निबंधों में खासियत क्या होती है, हटने के बाद जहाँ वापस ज़रूरत होती है तुरंत लेखक या निबंधकार वहीं आ जाता है और पुनः उसके संबंध वहीं उस विषय से स्थापित कर लेता है। ये निबंधों की एक खास विशेषता होती है। अगली जो बात आती है कि ये जब इस तरह के भावों के अनुकूल जब निबंध, भावनात्मक निबंध लिखे जाते हैं, तो उसमें वैचारिक गंभीरता कम होती है, उसमें वैचारिक गंभीरता हमेशा कम पाई जाती है। ये नहीं है कि गंभीरता होती नहीं है, लेकिन जितना विचारों के जो निबंध होते हैं वैसी गंभीरता इसमें नहीं पाई जाती है। एक बिंदु और बनता है, वो है प्रभाव। तो जब आप कहते हैं कि वही भाव ज़्यादा हैं, रसोद्रेकता होती है, इसमें विषयांतर भी हो जाता है, गंभीरता का अभाव भी रहता है, तो क्या प्रभाव उसका रहता है? क्या वह निबंध प्रभाव उत्पन्न करता है या प्रभाव का उत्पादन करता है? निश्चित रूप से इन निबंधों में प्रभाव उत्पादकता रहती है। फिर निबंधों के मूल्य जो होते हैं, इस प्रकार के निबंधों के, वो मूल्य भी सामयिक होते हैं। ये नहीं है कि भविष्य के कोई मूल्य ले लिए या पूर्व के कोई मूल्य ले लिए, ऐसा नहीं है। इनके मूल्य जो है वो निश्चित रूप से प्रासंगिक होते हैं या सामयिक होते हैं, प्रासंगिक होते हैं, लेकिन सामयिक ही होते हैं, ज़्यादा आगे पीछे के मूल्य वो नहीं लेके चलते। फिर अगला जो मूल्य आता है, अगली जो विशेषता आती है निबंध की, वो है कि समय विशेष के लोग, इससे क्या नुकसान मान लीजिए, फायदा मान लीजिए, कि जिस समय निबंध लिखा जा रहा है, जिस समय निबंध लिखा जा रहा है उस समय के लोग तो प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन निबंधों का प्रभाव उतना अधिक नहीं रह जाता है। निबंधों का प्रभाव भी उसी समय या तात्कालिक होता है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक निबंध का प्रभाव नहीं रहता है। फिर अगले जो बिंदु आ रहे हैं वो है ऐसे निबंधों की भाषा कैसी होगी। ऐसे निबंधों की भाषा हमेशा काव्यात्मकता का पुट लिए हुए होती है, क्योंकि भावों की प्रस्तुतिकरण, हम जानते हैं कि भावों की प्रस्तुतिकरण का सबसे अच्छा साधन काव्य माना गया है, कविता मानी गई है। तो ये कविता तो नहीं है, निबंध एक गद्य विधा है, लेकिन इसकी भाषा इतनी काव्य के, कविता के निकट होती है कि ये कई लोग तो इसको काव्यात्मक निबंध भी कह देते हैं। और इसमें इसकी साहित्यिकता का पूर्ण समावेश रहता है। निबंध होने से जब काव्यात्मकता आ जाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये निबंध साहित्य नहीं है, बल्कि निबंध एक साहित्य है, इसलिए इसमें साहित्यिकता भी पूरी तरह से समावेशित रहती है। अगली जो बात हमारे सामने निकल के आती है वो है इसमें तर्क की गहनता, या उससे पहले हम कहें ऐसे निबंधों को गद्य काव्य भी कहा जाता है। ये चर्चा मैंने पहले ही आपसे कर ली है। काव्यात्मक शैली का प्रयोग होता है, ये भी मैंने चर्चा कर ली है। यहाँ ऊपर तो देखिए काव्यात्मक भाषा का प्रयोग होता है, यहाँ काव्यात्मक शैली का प्रयोग होता है। अगला बिंदु ये है, और इसलिए इनके जो है बीच में मैंने लिखा है कि ये गद्य काव्य होता है। ऐसे निबंध प्राय 3 शैलियों में लिखे जाते हैं, धारा शैली, तरंग शैली और विक्षेप शैली। जब हम ये मानते हैं कि काव्यात्मक शैली का प्रयोग होता है, तो कविताएं जिन जिन तरीक़ों से लिखी जाती है, जिन शैलियों में लिखी जाती है, धारा, तरंग और विक्षेप, इन 3 शैलियों में लिखी जाती है, और इन पे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आगे अब इस समय यहाँ नहीं करेंगे। तो जो अगला बिंदु हमारा आता है वो क्या है? वो है भावात्मक निबंधों के भेद। भावात्मक निबंधों के इन आधारों पे कितने भेद माने जा सकते हैं।
तीन भेद माने गए हैं इस आधार पर। पहला कल्पना प्रधान निबंध, दूसरा अनुभूति प्रधान निबंध और तीसरा हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध। तो कल्पना प्रधान जो निबंध होते हैं उनमें क्या विशेषताएं रहती है वो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ संक्षेप में। इनमें शब्द चित्र पाए जाते हैं, भावुकता खूब ज़बरदस्त होती है, कोमल व मधुर भाषा का प्रयोग किया जाता है, चेतना इनकी भी कोमल भी होती है और मधुर भी होती है, और शैली इनकी प्रांजल होती है, सरस और सरल। दूसरे जो अनुभूति प्रधान निबंध हैं वो उनमें विशेषता जो होती है, इनमें कल्पना का कम दबाव रहता है। बहुत अधिक कल्पना के बिना तो कोई साहित्यिक रचना होती नहीं है, हम मान सकते हैं, लेकिन इसमें कल्पना का दबाव कम होता है और इसकी जो अनुभूतियाँ होती है वो तीव्र प्रतिक्रियात्मक होती है। ये प्रतिक्रियात्मकता लिए हुए होती हैं ये, और वो भी तीव्रता पूर्ण। और तीसरी जो विशेषता है इसमें बिंबात्मकता पाई जाती है इस प्रकार के निबंधों में, और उसके साथ साथ तरलता भी पाई जाती है, विषय की तरलता इसमें पाई जाती है। तीसरे प्रकार के जो निबंध के भेद हैं वो हास्य व्यंग्य प्रधान। इसमें हम कह सकते हैं कि गुलेरी जी, बालमुकुंद गुप्त जी, प्रताप नारायण मिश्र जी इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान है। बीच में फ़ोन आ गया था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे निबंधों की, हास्य प्रधान निबंधों की या व्यंग्य प्रधान निबंधों की जो विशेषताएं हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से कुछ चीज़ें इनमें देख लेते हैं। ये मनोरंजक होते हैं, ये बुराइयों पर, अनैतिकताओं पर, कुरीतियों पर इनके माध्यम से आक्षेप किया जाता है। जब कभी भी किसी भी तरह की कोई बुराई हमारे सामने दिखती है तो उसमें सबसे अच्छा जो तरीका होता है निबंध लिखने का वो हास्य व्यंग्य प्रधान होना चाहिए, ताकि सीधी चोट उस व्यक्ति पर, उस कार्य पे, उस गलत प्रथा पर हो। अब इसके अलावा शैली के आधार पर भी इन निबंधों के तीन भेद किए जा सकते हैं। हमने ऊपर तीन शैलियाँ पढ़ी कि निबंध तीन शैलियों में लिखे जाते हैं, तो उस आधार पे हम निबंधों के यहाँ तीन भेद, भावात्मक निबंधों के यहाँ तीन भेद कर सकते हैं। भावात्मक निबंधों के तीन भेद कर सकते हैं: धारा शैली, तरंग शैली निबंध और विक्षेप शैली निबंध। धारा शैली निबंध, तरंग शैली निबंध और विक्षेप शैली निबंध। इन पे बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि इन शैलियों में कौन कौन लेखक रहे हैं। तो धारा शैली के लेखक सरदार पूर्ण सिंह रहे हैं, तरंग शैली के निबंधकार माखनलाल चतुर्वेदी रहे हैं और विक्षेप शैली के निबंधकार वियोगी हरि रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इसमें हमने निबंधों का जो भेद देखा उसमें भावात्मक भेदों का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो भावात्मक निबंधों का भी यहाँ एक छोटा वर्गीकरण या उपवर्गीकरण या उप विभाजन फिर किया गया हमने हमारे द्वारा। वो है कि भावात्मक निबंध तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? कल्पना प्रधान भावात्मक निबंध, अनुभूति प्रधान भावात्मक निबंध और हास्य व्यंग्य प्रधान भावात्मक निबंध। अभी मैंने पूरा लंबा बोला, इसका पूरा नाम बोला है। जब हम पढ़ रहे थे तब संक्षेप में मैं वहाँ बोल रहा था। और इनके विशेषताएं भी हमने देख ली थी कि ये निबंध इस श्रेणी का है या इस तरह का हम मानते हैं तो उसमें क्या विशेषताएं होगी। दूसरे जो हमने देखा था वो शैली के आधार पे कि किस तरीके से निबंध लिखा जाता है। तो वो हमने तीन शैलियाँ रखी थी, तो तीन इसकी जो है भेद भी हमने रखे हैं जो हम जानते हैं: धारा शैली, तरंग शैली और विक्षेप शैली। अब यहाँ आज का ये जो बिंदु है वो तो यहाँ हम समाप्त करते हैं, लेकिन इससे संबंधित कुछ बातें, कुछ प्रश्न जो बन सकते हैं वो देखेंगे। पूर्व में तो है ही कि निबंधों के कितने भेद होते हैं, विभिन्न आधारों पर निबंधों के भेदों को स्पष्ट कीजिए। अब आपको कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप मुख्य जो निबंध के भेद हैं उनका विस्तार से वर्णन कीजिए, या और भी अभी हम चूँकि विस्तार वाले में नहीं आए हैं, विस्तार में सब निबंधों का अध्ययन नहीं किया है,
यहाँ सिर्फ भावात्मक निबंधों का किया है, तो आप प्रश्न जो है वो बनता है आपके लिए, वो है भावात्मक निबंधों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है और इनके कितने भेद माने जा सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न बनता है। आप इस प्रश्न को सबसे पहले तो इनकी विशेषताएं लिखेंगे और इन विशेषताओं को यदि बिंदुवार लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, और बिंदुवार नहीं लिखें तो आप विशेषताएं लगातार जो गद्य हम लिखते हैं, कोई पद हम लिखते हैं, उस तरह के पद का लिखते जाएंगे और इनका वर्णन करते जाएंगे। तो इस प्रकार से। और फिर दूसरा जो हिस्सा है, ये देखिए प्रश्न जब हम पढ़ते हैं तो उसको ढंग से पढ़ना चाहिए, ताकि प्रश्न में कितने क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। यहाँ दो चीज़ें पूछी गई थी, पहला निबंध, भावात्मक निबंध की विशेषताएं, और दूसरा भावात्मक निबंधों के भेद, कितने भेद हैं। तो ये सारी अब भेद लिखेंगे। फिर दूसरे में अपने यहाँ आज जो भावात्मक निबंधों के बारे में देखा है, तो दो तरह से इसका विभाजन किया गया है, दोनों में ही तीन तीन तरह के भेद इनके माने गए हैं। तो उन भेदों के बारे में भी आप थोड़ा सा लिख देंगे। इसके अलावा हम आगे जो पढ़ेंगे वो है विचारात्मक निबंध। देखो, भावात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध दोनों एक दूसरे के विपरीत जाते हुए दिखते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि विपरीत कुछ नहीं होता, भाषा में, भाव में कोई विपरीत भाव नहीं होता, क्योंकि भाव अपनी जगह पर है, विचार अपनी जगह पर है, और उन दोनों में आपस में समन्वय रहता है। इस समन्वय में कहीं किसी तरफ अधिक झुकाव होता है, किसी तरफ कम झुकाव होता है, तो उस आधार पे हम भावात्मक निबंध और विचारात्मक निबंधों को अलग अलग कह देते हैं। इसी के साथ हमारी बातचीत यहीं आज की जो है मैं उसको विराम देता हूँ। धन्यवाद।